कहते हैं कि जब सियासत की बात होती है तो बात दबंगई की भी होती है, और जब बात दबंगई की हो तो इंदौर में विधानसभा 2 का नाम जरूर सामने आता है। ये वही विधानसभा है जहां कैलाश विजयवर्गीय खुद उनका निवास है, उनका घर है, और उनके साथ उनके दाएं हाथ कहने वाले रमेश मेंदोला इस विधानसभा से विधायक हैं। इस विधानसभा की सियासत कैसी है उसको समझने आज हम उसी विधानसभा में हैं। उस विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर चिंतामणि चिंटू चौक से जो हैं वो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। दोनों ही विधानसभाओं में अगर बात की जाए, विधानसभा 1 और विधानसभा 2, तो दोनों में ही टक्कर मुकाबला जो है बराबर का देखा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस को यहाँ टिकट मिला था तो छोटू शुक्ला जो है 2013 में उनको टिकट दिया गया कांग्रेस से। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा जो टिकट है वो भी कांग्रेस के एक प्रत्याशी को दिया गया, लेकिन मोहन सेंगर जो प्रत्याशी थे उनको दिया गया, लेकिन दोनों ही कांग्रेस की सीट निकालने में नाकाम रहे। बीजेपी इस सीट पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। पिछला चुनाव भी अच्छी संख्या से बीजेपी यहाँ से जीती है, तो इस बार अगर कांग्रेस जीते तो वो क्यों जीते, लोगों की क्या राय है। चूंकि चिंटू चौक से युवा हैं तो मैं कोशिश करूँगा कुछ युवाओं से बात करने की। चाय पर चौपाल है और चौपाल पर चर्चा है। मेरे पीछे आप देखेंगे एक दुकान आपको नज़र आएगी, ये चाय की ही दुकान है। MBA चाय वाला नाम से बड़ा मशहूर है ये शॉप। ये इंदौर का 78 क्षेत्र है और स्कीम 78 में हम आज आए हैं। हम चाहेंगे आपको थोड़ा सा अंदर चलें, बात करें लोगों से। अगर लोग बात करने के लिए तैयार होते हैं तो देखते हैं माहौल कैसा है, क्योंकि चुनाव का वक्त है और निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हैं जो मेरे ख्याल से मैच वगैरह शायद चल रहा है। आज किसका मैच है? आज इंडिया का। इंडिया और कौन? सेमीफाइनल चल रहा है। सेमीफाइनल चल रहा है। अच्छा, तो ये क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं आप? हाँ, क्रिकेट में रखते हैं ना। हाँ, बिल्कुल रुचि रखते हैं। कौन सा क्रिकेटर ज़्यादा पसंद है आप? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। रोहित की खासियत क्या है? रोहित शर्मा पिच पे आती बेबाक अंदाज से खेलते, अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं वो, जो कि जिनका गेम में पूरी रुचि रहती है कि मैं स्टार्टअप अपनी टीम को बहुत अच्छा दूंगा, मेरी टीम पूरा बैकअप कर लेगी उसको आगे आके, जो 300 साढ़े 300 का टारगेट आराम से मेरी टीम उसको कवर कर देगी। अच्छा, और अगर हम राजनीति की बात करें तो यहाँ पर ओपनिंग अच्छी कौन कर रहा है? बीजेपी अच्छी ओपनिंग कर रही है, कांग्रेस अच्छी ओपनिंग कर रही है? कांग्रेस बहुत अच्छी ओपनिंग कर रही है, और जो यहाँ के प्रत्याशी है चिंटू चौकसे जी, जो पिछले 10 साल से जो माहौल नहीं था और इस बार उन्होंने जो माहौल करा है वाकई देखने लायक है कि सब भागे भागे फिर रहे हैं इधर उधर इनके पार्षद। और यहाँ पे तो रमेश मेंदोला भी चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बड़ा नाम नहीं है। चिंटू भैया तो खुली चुनौती देते हैं। इनने कभी बोला क्या आके सामने उनके? चिंटू भैया जैसा आदमी नहीं देखा मैंने आक्रामक शैली के लिए, जो अपनी जनता के लिए हक की लड़ाई लड़ता है, विधानसभा में हमारे मुद्दे उठाएगा। और हम सब युवा साथी, हमारे घर परिवार, हमने तो बोल रखा है कि इस बार चिंटू भैया को अपने को भारी मतों से जिताना है। ये तो मतलब मैं भी आश्चर्यचकित हुआ कि पहली आपसे मुलाकात हुई और आप बड़े समर्थक दिख रहे हैं चिंटू भैया के। तो चिंटू भैया जो हैं ये नेता प्रतिपक्ष भी हैं, मुझे ऐसा यहाँ लोगों ने बताया है। वो कब से नगर निगम में कब से काम कर रहे हैं? नगर निगम में चिंटू भैया को 15 साल हो गए। पहले वो निर्दलीय भी लड़े थे। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहला ऐसा नेता देखा है जो पूरी विधानसभा 2 में जो पूरे गुंडे बदमाशों से भरी पड़ी थी वो अकेला लड़ा। उसने अकेले ने अपनी पूरी टीम खड़ी करी। आज उनके साथ हजारों लाखों की युवा में तादाद में युवा जाति जुड़े हुए हैं कि जो चिंटू भैया को अगर एक फ़ोन भी लगा दे तो आदमी वो चिंटू भैया कभी मना नहीं करते और एक रिंग में फ़ोन उठाते हैं। ये चिंटू भैया का अंदाज है। वो चिंटू भैया हमेशा सबके लिए सदैव तत्पर खड़े रहते हैं। तो आज ये जो इस बार का चुनाव है, चूँकि आप युवा हैं, आप नौकरी करते हैं या पेशा है आपका? मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हैं। तो नौकरी में आपको लग रहा है मध्य प्रदेश सरकार जो है अच्छा काम कर रही है और लोगों को अवसर दे रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो कमलनाथ की सरकार मैंने देखी थी उन्हें युवाओं पे फोकस करा था, किसानों पे फोकस करा था, रोजगार पे फोकस करा था। यह बीजेपी का कहीं मुद्दा नहीं है। इनका तो सीधा खेल है अपने वालों को आगे बढ़ाना। जो इनका आइट साइड के 4-5 लोग रहते हैं इनको हाथे वाइन सब दिलवा देते हैं, ये कमाते हैं और ये चुनाव में इनको फंडिंग करते हैं और ये उसके द्वारा ही पूरा चुनाव लड़ते हैं। जनता तो इनकी नज़र में बेवकूफ़ है। जनता को ये कुछ नहीं समझते। इस क्षेत्र में जो मुख्य मुद्दे हैं, आप इसी क्षेत्र में रहते हैं? हाँ, मैं वार्ड 32 की रहवासी हूँ। अच्छा, तो इस क्षेत्र के जो मुद्दे हैं आपको क्या लग रहा है, क्या बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र में? एक तो जल की बड़ी समस्या है, रोडें ख़राब है, ड्रेनेज लाइन की पूरी व्यवस्था अंग भंग है, और प्लस जो गार्डन है वो गार्डन भी तहस नहस हो चुके हैं। कोई पेड़ पौधे, कोई किसी चीज़ पे उनका फोकस ही नहीं है। और बस यही है, उनका कोई फोकस नहीं है यहाँ पे। इस बार कांग्रेस जीतेगी, ये आपका भरोसा है? पक्का भरोसा, पक्का इरादा है कि इस बार। बहरहाल तो हमको जो पहले बात करने वाले मिले पक्के कांग्रेस ही मिले। बहरहाल और कुछ लोगों से बात करते हैं। बस अब मैं आपको 5 मिनट डिस्टर्ब कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है आप लोग भी मैच देख रहे हैं बस। और लेकिन हमारी चुनावी चर्चा है, हम सोच रहे हैं कि चाय की दुकानों पर चल के लोगों से बातचीत की जाए कि किस तरह का माहौल है शहर में, क्या चल रहा है। आप क्या करते हैं? मेरी IT कंपनी है एक छोटी सी,
जो कि इंदौर में ही है उपस्थित, और उसके अलावा लखनऊ में भी मेरा एक ऑफिस है। तो सॉफ्टवेयर का बिजनेस है मेरा। तो यहाँ जो अभी सॉफ्टवेयर का जो माहौल है मध्य प्रदेश का, लोग कहते हैं कि बेंगलोर बड़ा अच्छा है सॉफ्टवेयर के मामले में, आईटी के मामले में, या देश के दूसरे शहर हैदराबाद की बात की जाती है, अमेजन वहाँ पे हेडक्वार्टर उसका अमेजन का है, और भी बड़े बड़े कंपनीज हैं जो साउथ में हैं। मध्य प्रदेश इस मामले में पीछे है। आपको क्या लग रहा है, क्यों, कारण क्या रहा? बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जो पूरा समर्थन जो होता है अल्टीमेटली, जैसे आप, मेरे को तो 5 साल हो गए बिजनेस करते करते, पर ये बीजेपी की सरकार जब से आई है उस तरीके से क्या होता है, जैसे कि रिलायंस बिजनेस आउटसोर्स करता है, टाटा बिजनेस आउटसोर्स करता है, तो वो क्या करते हैं, अपने सर्कल में ही बिजनेस बांट देते हैं। बाकी जो नीचे स्तर पे जो कंपनी काम कर रही है, स्टार्टअप है, छोटे लेवल पे जो बढ़ना चाहते हैं, नए सपने देखते हैं, उनका कोई समर्थन नहीं करता है। हमेशा जैसे आप G20 समिट की अगर मैं बात करूँ, हुई थी, मैंने भी अटेंड करी, बीइंग अ बिजनेसमैन मैंने अटेंड करी। वहाँ पे क्या चीज़ चली, बीजेपी ने किसको प्रमोट किया, टाटा को प्रमोट किया, भैया हम इतना बड़ा प्लान डाल रहे हैं, XYZ ये चीज़ें कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट, है ना, कि आप पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल को ही टारगेट कर रहे हो ना, वहाँ पे आपके पास में और मुद्दे हैं जो निचले स्तर के बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, जो नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने आ रहे हैं, उनके लिए क्या था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। हम लोग गए, हमने कई घंटे वहाँ पे घूमा, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। जो भी प्रमोशन हो रहा था टाटा, रिलायंस, इन्हीं सब चीज़ों का, क्योंकि ये फंडिंग ही वहाँ से आती है, वही सब चीज़ें चलती है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तन आने वाला, अगर बीजेपी की सरकार इसी तरीके से कंटिन्यू मेरा अगला सवाल वही था कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी रिपीट होती है तो क्या माहौल होगा, और कांग्रेस अगर रिपीट होती है तो आपको, क्योंकि देखिए क्या है कि आज मध्य प्रदेश में 18 साल कांग्रेस बीजेपी रही, कांग्रेस को 1.5 साल का वक्त मिला, उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हम बड़े बड़े कंपनीज इंदौर लेके आए हैं, इंदौर चूंकि हम बैठे हैं, इंदौर की बात करेंगे, इंदौर में बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई हैं, तो नौकरी के अवसर तो बढ़े हैं, रोजगार के अवसर तो बढ़े हैं। आप अभी की डेट में, अगर मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मेरे पास में 100 से ज़्यादा रिज्यूम आते हैं महीने के बेसिस पे, पर मैं 100 को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि बिजनेस सिर्फ जो जनरेटेड है वो बड़ी कंपनीज के पास में, जो कि उनका सर्कल फिक्स है कि हम इतने लोग हायर करेंगे, उतने लोगों को काम देंगे, बाकी लोगों के पास में कोई काम की अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब हमारे पास में काम की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो मैं दूसरों को क्या बांटूंगा, कोई स्तर ही नहीं ना, कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इस जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, मैंने आपको रोक दिया बीच में, इस क्षेत्र में आपका निवास कहाँ पर है? मेरा निवास 78 में ही है। 78 मतलब इस क्षेत्र में। अच्छा, ये जो क्षेत्र है, हमें पता चला प्रेस्टीज कॉलेज यहाँ है, बड़े बड़े कॉलेजेस यहाँ हैं। अच्छा, डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हुआ है, ऐसा है क्या, या कुछ और चीज़ें ऐसी जो अब तक नहीं हो पाई, जो होना चाहिए? अगर आप वैसे किसको चाहेंगे, मध्य प्रदेश में कौन आना चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आई थी 1.5 साल के लिए, पर जो परिवर्तन 1.5 साल में मैंने देखा, मैं अगर अब मेरे अपने स्तर पे अगर बताऊं तो मैंने बहुत परिवर्तन देखा। आप देखो, माई होम कभी कोई हटा पा रहा था नहीं, सभी को पता था कि ये बहुत विवादित चीज़ है और गलत चीज़ है, फिर भी समर्थन था बीजेपी का, इसी की वजह से था। कमलनाथ आए, एक बार में गायब हुआ। भू माफिया, आज की डेट में अगर आप इंदौर में प्लॉट खरीदने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्तर है। 2 नंबर में तो बहुत ज़्यादा भू माफिया है। बिल्कुल है ना, बहुत जगह पे है। यहाँ पर चलता ही भू पे ही सारी चीज़ें चलती है, कुछ नहीं होता है। जब भी भाजपा की सरकार बनती है तो हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है। एक चेंबर लाइन के टेंडर निकलते हैं, फिर रोड तोड़ देते हैं, फिर उस रोड को बनाने के लिए एक टेंडर निकालते हैं, फिर अब वो रोड बन गई, साल भर बाद फिर नल की लाइन के लिए एक टेंडर निकालते हैं और उसी स्तर पे कमाते रहते हैं। बस यही सर्कल चलता है। अभी भी सरकार देखोगे आप तो हमारे यहाँ 2 नंबर में अगर भाजपा जीतती है तो हमारे यहाँ सड़कें ही बनेगी। अभी भी आप देखोगे तो कई जगह पे सड़कें ही बन रही है, और वो सड़कें हमेशा ऐसी रहती है जहाँ पे अगर बारिश के समय पे आप देखोगे पानी भरा ही मिलेगा आपको, कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा। आप अभी चले आओ, 2 स्टेप चल के जाओगे, यहाँ पे पानी भरा मिलेगा आपको। तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कभी कोई काम होता नहीं, ना कभी सोचा जाता है। वो सिर्फ एक कमाने का तरीका है कि हमें बस जब भी सरकार बनेगी तो हमें रोड तो बनाना ही है 5 साल में 2-3 बार, वो हमारा फिक्स रहता है। और हमारे 78 में तो हर 2-3 साल में एक बार रोड बनती है। उसके बाद में भी आप कभी आओगे ना, बारिश के समय पे आपको पानी जगह जगह भरा मिलेगा, चेंबर भरे भरे मिलेंगे, जिसमें हमेशा काम चलता रहता है। फिर चेंबर लाइन से नल से फिर रोड, बस इसी में यही डेवलपमेंट है हमारे 78। ये जो नेता लोग हैं, आपके पास 5 साल में कितनी बार आए, घर कितनी बार आए? लोग कहते हैं ना कि नेता तो 5 साल में एक बार आता है। अगर मैं मेरी बात करूं, मैंने तो आज तक देखा नहीं कभी भी पर्सनली कि मेरे क्षेत्र से विधायक रमेश मेंदोला हैं क्या? बिल्कुल, रमेश मेंदोला जी हैं। और अगर वो आते हैं तो चौराहे टू चौराहे घूम के चले जाते हैं। वैसे गली में किसी से संपर्क नहीं है। मान लो अगर हम हमारे वार्ड की बात करें तो मैंने कभी भी किसी वार्ड में, किसी भी गली या किसी मोहल्ले में कभी उन्हें नहीं देखा। अभी जैसे चुनावी रैली चल रही है तो चुनावी रैली में ज़रूर वो कहीं जगह पे, कहीं चौराहे पे, कहीं जगह आपको दिख जाएंगे, क्योंकि चुनावी रैली है, वो तो प्रमोशन है, आपको जीतना है तो थोड़ा निकलना तो पड़ेगा।
पर उसमें कोई जनसंपर्क में ऐसा नहीं होता कि किसी की पर्सनल प्रॉब्लम्स को या क्षेत्र की परेशानियों को समझे और उसके बारे में विचार करके कोई। लेकिन दादा दयालु नाम से मशहूर है वो 2 नंबर क्षेत्र में, ये तो हमने भी सुना है। तो दया अपने वालों के लिए है ना, दूसरों के लिए नहीं है। मतलब जो जनता के लिए दया होनी चाहिए वो वाली दया मेरे को नहीं लगता, मैंने कभी देखा नहीं इस तरीके से। हो सकता है मेरा कभी ऐसा इस तरीके का मेरा पर्सनल कभी काम भी नहीं पड़ा उस तरीके से, पर दादा दयालु अगर नाम रखा तो किसी कारण से रखा होगा, और उनके वाले लोग जितने भी हैं जिनको वो समर्थन करते हैं तो मेरे हिसाब से उन पर उनकी काफ़ी दया है। ये जो चिंटू चौक से जो हैं यहाँ के प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, जी। ये लोग कह रहे हैं, हमने लोगों से बात की तो कह रहे हैं कि साहब वो पानी उन्होंने बहुत पिलाया लोगों को, तो इसके कारण क्या है, क्या वजह रही? बिल्कुल, उनका अगर देखा जाए कि उनका जो पर्सनल एजेंडा है, जिस तरीके से वो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, वो अगर मैं अपने लेवल पे बात करूँ तो मेरे को काफ़ी पसंद आया। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मैं समझता हूँ कि अगर आपको किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, जैसे अब मेरी कंपनी है तो मेरे पास में 17 लोग अपनी समस्या लेके आते हैं, पर अगर मैं किसी को सुनूंगा नहीं तो मैं उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाऊंगा। पर उस व्यक्ति ने, जैसे अभी जनसंपर्क की बात करें, जिस तरीके से अभी देखा मैं जनरली आई एम नॉट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एनी पार्टीज़, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। 15 साल से बीजेपी की सरकार है, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आम आदमी को फ़र्क भी नहीं पड़ता उससे, है ना, क्योंकि इतना हम लोग एंटर ही नहीं करते हैं उस एरा में। पर अगर बात करें पर्सनल विजन्स की, तो अगर कोई किसी के पर्सनल विजन्स को टारगेट करके उसके लिए कुछ एक स्टेप भी लेता है तो हमारे लिए वो सर्वोपरि है। और आई थिंक बीइंग अ यंग जनरेशन आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा बहुत चेंजेस होना चाहिए। हमने 15 साल उन्हें मौका दिया और सेम चीज़ें रिपीट होती हुई हमने देखी। मेरा वही सवाल है, पिछले 10 साल पीछे में जाऊंगा, 2013 से मैंने बात शुरू की थी जब हम दर्शकों से रूबरू हुए। 2013 में छोटू शुक्ला यहाँ पर आए, उसके बाद मोहन सेंगर यहाँ पर आए, फिर भी 70,000 60,000 की लीड लेकर रमेश मेंदोला जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन उनके साथ है, या बीजेपी क्यों यहाँ से जीत रही है? देखिए, सीधा सा एक ही मुद्दा है, उनके पास में संघ का पूरा समर्थन है। संघ को भी जो है, अभी देखा जाए तो देखो, अगर भारत की बात करें तो सभी जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति पूरी तरीके से चल रही है, और बीजेपी हमेशा ऐसे हिंदू समर्थन में जीतती आई है और अभी भी जीतेगी। वो बिल्कुल एक तरफा चल रही है वो चीज़ें, और ये उसी सपोर्ट को लेके, क्योंकि संघ पूरा हमारे हिंदू संगठन को समर्थन करता है, मुस्लिम को एक साइड करता है, तो इसी के चलते हमारे हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस कर रही है? नहीं, बीजेपी कर रही है। बीजेपी कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है, क्योंकि इनका एजेंडा मोस्टली देखा जाए तो उसी डायरेक्शन में ज़्यादा है। और अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखोगे तो अभी आज के समय में तो ठीक है, पर आने वाला समय यही होगा कि हम एक दूसरे को लेकिन एक युवा को धर्म में डालना, हिंदुत्व में डालना, आपको लगता है कि क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर जैसे अगर हम अपने सहकर्मियों की बात करें, हम लोग कई लोगों के साथ काम करते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी आज आपके घर में अगर छोटा सा काम होगा ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपके हिंदू संगठन का आदमी ही आके करेगा, मुस्लिम भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है अब आपको वॉलपेपर लगाना है, आप जाओ कभी आपके घर में अगर किसी को काम करना है तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो ये काम करके आपको देते हैं, तो आप क्या करोगे उनसे? अगर बेर पालना है, आप नहीं करवाओगे क्या काम? आपका काम है, आपको करवाना पड़ेगा। तो अगर ये इस तरीके की कट्टरता अगर हमारे देश में चलती रहेगी तो फिर उसमें यही होगा कि आगे जाके हमें युद्ध स्थिति में आना पड़ेगा, हम अपने देश में आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आएगी कि मैं वोट किसे दूं और क्यों दूं? मैं ये नहीं पूछता कि किसे देंगे, लेकिन क्यों देंगे। सबसे पहला तो जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है वो यही है कि परिवर्तन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मतलब परिवर्तन चाहते हैं कि आप किसी भी अगर आप आपके घर में भी रहते हैं तो आप एक ही कलर की दीवार को देख के बोर हो जाते हो, तो एक बार तो आप उसको पेंट करके चेंज करते हो, तो वो परिवर्तन की आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन पेंट खराब ही नहीं हुआ हो तो फिर? पेंट खराब ही नहीं हो तो उसकी स्थिति में भी आपको परिवर्तन तो चाहिए ना, तब भी आप सोचोगे कि परिवर्तन कुछ तो करें हम, नयापन दिखना चाहिए। नयापन तो दिखना चाहिए, तो वही नएपन के लिए एक कदम आगे लेंगे। बढ़ना चाहिए। खैर, बहरहाल आपके साथ कुछ और लोग भी हैं। भाई साहब, मैं आप किसको डिस्टर्ब करूं आप लोगों में से, क्योंकि आप तो मुझे लग रहा है सभी लोग मैच देख रहे हैं। किस तरह का माहौल है इस बार इलेक्शन में, क्या कहेंगे? इलेक्शन बढ़िया है। जिस अगर देखा जाए तो एक बार ये मैच की बात कर रहा हूँ, हम मैच देख रहे हैं। सचिन, ये दादा दयालु यहाँ के सचिन है, पर हमारे को नया बैट्समैन चाहिए तो रोहित चाहिए या विराट चाहिए, तो चिंटू चौक से रोहित या विराट की कैटेगरी में आते, दादा दयालु सचिन की कैटेगरी में आते। तो हमें अभी आज की वास्तविक स्थिति में सचिन और विराट चाहिए, विराट और रोहित चाहिए। विराट और रोहित आपको चाहिए। क्या कहेंगे इस बार माहौल क्या लग रहा है चुनाव का? मतलब इस बार क्या माहौल है इंदौर में, कैसा चुनाव चल रहा है? इस बार का माहौल परिवर्तन का है। इस बार ज़रूर कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। जो इस बार 2 नंबर विधानसभा है, यहाँ पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि गुंडागर्दी और इस पर बड़ा फोकस हुआ, तो 2 नंबर क्षेत्र क्या गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा आपको लगता है?
हाँ, गुंडागर्दी तो है ही 2 नंबर क्षेत्र में। गुंडागर्दी को बढ़ावा भी देती है बीजेपी सरकार। और कमलनाथ सरकार जब आई थी, अब गुंडागर्दी को उन्होंने बहुत कम करने की भी कोशिश की थी और कुछ हद तक उन्होंने की भी थी। तो मैं मानता हूँ कि सरकार परिवर्तन होना ही चाहिए। अच्छा, तो यहाँ जिस तरह का माहौल इंदौर में अगर है, भाई साहब आपका नाम क्या है? विशाल सिंह ठाकुर मेरा विशाल नाम। जी। अच्छा विशाल भाई, आप वैसे काम क्या करते हैं? मैं वैसे तो कॉलेज का एक विद्यार्थी हूँ। अच्छा, कॉलेज में पढ़ते हैं। तो कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ा है। कौन से ऐसे महापुरुष हैं पुराने जिनको आप पसंद करते हैं? एक दो नाम। मैं से आपको नाम बताऊं जो महापुरुष को मैं पसंद करता हूं, उसमें विवेकानंद जी थे, अटल जी थे। अटल जी को भी मैं पसंद करता हूं। अच्छा, अटल जी बड़े अच्छे लगते थे आपको। अटल जी से किस तरह से आप प्रभावित हुए? क्या उनकी बात अच्छी? जी एक ऐसे नेता थे या ऐसे देश के लाल थे जिन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों पसंद करते थे। दोनों 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 पसंद। राजनीति, स्वच्छ राजनीति की उन्होंने। राजनीति की उन्होंने। हमने भी देखा। मैं भी लगभग आपकी उम्र का ही हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन जितना सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। अटल जी की बातें, अटल जी की कविताएं आप सुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं। बिल्कुल। प्रेरणा देती हैं, प्रेरणा देती है, जीवन में कुछ अच्छा करने की। एक ऊर्जा प्रदान करती है। अच्छा, जब हम बात करें इस विधानसभा की, क्योंकि हम 2 नंबर में आज दौरा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, युवा क्या सोचता है, किस तरह की सोच लेके वोट करने वो जाएगा, तो आपके दिमाग में क्या चीज़ पहली आएगी जब आप वोट करेंगे? तो क्यों वोट करेंगे? आप रोजगार के लिए वोट करेंगे, आप शिक्षा के लिए वोट करेंगे, या आप किसी और चीज़ को सोच के दिमाग में वोट करने वाले? मैं रोजगार के लिए वोट करूंगा, शिक्षा के लिए वोट करूंगा, और मैं एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनूंगा जो हमारे रूबरू हो, जो हमसे मिले, समस्या सुने। मैं इसे वोट नहीं करूंगा कि जो दिखे ही नहीं, मतलब हर जगह से गायब है। नेता की छवि यही रहती है अक्सर कि 5 साल में एक बार नजर आता है। हाँ, नेता की छवि ये रहती है। और अब इसे देख के अगर वोट करना होगा, तो पार्टी देख के अगर वोट करना हो तो ये मैं मानता हूँ कि ये गलत है। पार्टी नहीं, व्यक्ति को देख के आप वोट कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति आपके बीच में है। आप पार्टी को देखने जाएंगे तो पार्टी तो कभी आपके बीच में आएगी, ये तो अलग चीज़ है। इस बार कैलाश जी इंदौर में है, क्या कहेंगे? कैलाश जी इंदौर में बिल्कुल है। कैलाश जी एक बड़ा नाम है। कैलाश जी को इंदौर में उतारने की लोग कह रहे हैं मजबूरी थी। आप खुद देखिए, ये बहुत बड़ी मजबूरी है। सांसदों को चुनाव लड़ाए जा रहे हैं, केंद्र मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, तो ये बहुत मतलब हालत। मतलब एक इतना बड़ा कद का नेता चुनाव लड़ता है तो कैसे उसको यूथ कैसे देखता है? यूथ तो ऐसे ही देखेगा सर कि इनके सर्कल होगा दोस्तों का, क्या किस तरह की आपके बातें हुई दोस्तों? इनके सरकार में आप देखिए व्यापक घोटाले भी हुए। इनकी सरकार में बहुत सारे घोटाले हुए। अभी पटवारी घोटाला हुआ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। किसके संग खिलवाड़ हुआ? रोजगार के संग खिलवाड़ हुआ। घोटाले इनकी सरकार में भी हुए। इनके बहुत सारे वो भवनों में आग लगी, सब चीज़ें गायब हुए। तो मतलब कुछ भी मतलब 0 सन्नाटा इनका कोई भी काम। लेकिन इंदौर तो भाई साहब, जैसा अभी बात हो रही है, इंदौर तो नंबर 1 है। स्वच्छता में नंबर 1 है। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। आप जाके पूरा एरिया तो देखिए, पूरा खुदा पड़ा है ये एरिया। गाड़ी लेके अगर कोई आ रहा है तो वो देखेगा कार कहीं अड़ नहीं जाए। हर जगह कहीं ना कहीं खुदाई है। विधानसभा 2 में कोई देखने वाला नहीं है, हर गली में खुदी हुई पड़ी। आप देखिए, एक बार चेम्बर लाइन डालने के लिए, ड्रेनेज लाइन डालने के लिए रोड खोदी जाती है, उसके बाद फिर रोड बनाई जाती है, फिर रोड खोदी जाती है तो नल के पाइप डालते हैं, फिर रोड बनाई जाती है। यही बैक टू बैक चलता रहेगा। हर घर से लोग परेशान है, पानी आता नहीं है, पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। ये सारी चीजें परेशानी करती है। हमारे घर पे जब देखा जाता है ना कि पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी है, आप लोग परचेस कर लाओ, ये कर लो। वैसे ये तो जैसी बातें कर रहे हैं इनका, हाँ, आपका इनका जो कहना है सड़क, बिजली, पानी जो है मूल चीजें हैं, लेकिन आपकी इसके अलावा आपको लग रहा है कुछ और मुद्दा भी है इस देश में? सारे मुद्दे मैं चाहता हूँ कि हमारा विधायक विधानसभा में हमारे प्रश्नों को उत्तर दे। हमारा विधायक इंदौर के लिए बात करे, ना कि शहर के लिए। ये सड़क ड्रेनेज ये पार्षद का काम होता है, विधायक का काम नहीं होता है। हमारे क्षेत्र में कौन से कॉलेज आ रहे, कॉलेज कहाँ आ रहे, कौन सी यूनिवर्सिटी आ रही है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आना चाहिए। हमारे क्षेत्र में जो भी है अनवैतिक गतिविधियाँ वो खराब होना, बंद होना चाहिए। अच्छा, आपको मैं 1 सेकंड रोक रहा हूँ क्योंकि भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। विधायक का इन्होंने काम गिराया, आपको क्या लग रहा है विधायक का क्या काम होना चाहिए? मेरा एक सबसे मेन मुद्दा ये है कि अगर आपकी सरकार अगर 15 साल से है और उसके बाद भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे बार बार काम करना पड़ रहा है, मतलब आपके काम में कमी है, आपकी ईमानदारी में कमी है। अगर आप एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बिल्ड करते हो और प्रॉपर प्लानिंग करते हो, क्योंकि देखो अगर ये सड़कें बार बार बनती तो खर्चा लगता है, तो खर्चा किसका होता है? आम जनता। जैसे मैं टैक्स भरता हूँ, टैक्स पेयर हूँ, तो हमारे पैसों से ही रोड बनती है, सड़कें बनती, सरकार नहीं बनाती है, खुद के जेब से लगा के नहीं बनाते हैं।
आपको जो भी जनता जो मतलब जो पैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टैक्स के जरिए जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये फ्री की रेवड़ी देना बंद करना चाहिए और ये अपन लोगों को भी समझना चाहिए ये हमारी गाड़ी कमाई है और आप लेडीज़ों में बांट रहे हैं। आज 1250 लाडली बहना एक तमा की योजनाएं दे रहे हैं, आप इसे बंद करो प्लीज़। आप जो भी है आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये हमारी गाड़ी कमाई का पैसा है और इसे बंद कर दो। आप कुछ को भी दो, स्कूल दो, अस्पताल फ्री दो, खाना फ्री दो, आप सब एवरीथिंग सब करो, पर ये फ्री के पैसे देना डायरेक्ट अकाउंट में देना ये बंद करना। दोनों पार्टी जो है बीजेपी भी बोल रही है, कांग्रेस भी बोल रही है, और ये कहा जा रहा है कि साहब इसको आप फ्री की रेवड़ी मत देखो, ये तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम पैसा दे रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण के लिए है ये बिल्कुल। बाकी फिर अगर महिला सशक्तिकरण आप करना चाहते हैं तो इसमें रेशियो क्यों रखना है आपको कि इस मतलब ये एलिजिबल होगे तो आपको देंगे, एलिजिबल नहीं हो तो आपको नहीं देंगे। सशक्त अगर करना है तो हर वर्ग की महिला को आपको करना पड़ेगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। फिर आप क्राइटेरिया ला रहे हैं मतलब ये तो कहीं ना कहीं क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा है, आपको मालूम है कितना कर्जा है मध्य प्रदेश के ऊपर? जो कर्जा आप उसको उतारोगे तो वैसे ही हम लोग बहुत ज़्यादा ऋण मुक्त हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके तो इन सब चीज़ों में एक विधायक की भूमिका कहाँ दिखती है आपको? और इस क्षेत्र में अगर, क्योंकि आप कांग्रेस से प्रभावित मुझे लगे, तो चिंटू चौक से अगर विधायक बने, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो क्या उम्मीद करेंगे कि चिंटू चौक से आपके लिए क्या करें वो? सबसे पहली चीज़ तो मेरा जो प्राइमरी टारगेट है या मेरी जो डिमांड है किसी भी विधायक या किसी भी सरकार से, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हर बार यही चीज़ें होती है कि हम लोग बार बार एक ही समस्या से पीड़ित होते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित है। दूसरा सुरक्षा है ना। अभी भी अगर आप देखोगे ये मेन रोड है जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर भी अगर आप रात को फ़ोन लेके, कौन सा रोड है, कहाँ का? ये हमारा ब्रिलियंट कन्वेंशनल हॉल जहाँ पे G20 जैसी बड़ी समिट होती है, वहाँ पर भी आपके हाथों से फ़ोन चोरी करके ले जाते हैं। तो ये सुरक्षा नहीं है आपकी। परसों के दिन मेरे पड़ोसी का को लूट लिया, पर्स, मोबाइल, सब कुछ छीन लिया। तो ये सुरक्षा है? अगर हमारे क्षेत्र की बात करें, इतना भरा पूरा क्षेत्र है, इतना सब कुछ, सारी इंदौर तो महिलाओं के लिए सुरक्षित माना जाता है। अरे आप मान लो आज मेरे जैसा अगर यंग आदमी अगर मेरे को पकड़ के कोई ने अगर लूट मार कर ली तो आप महिला कैसे सुरक्षित हो गई? आप मुझे बताओ ना। जब मेरे जैसा एक यंग आदमी अगर उसको पकड़ के 4 जनों ने लूट लिया अगर क्षेत्र में, और यहाँ पे किसी भी तरीके की आप 10 बजे के बाद देखोगे ना पुलिस घूमती है, ना PCR घूमती है। इनफैक्ट अभी रिसेंट में केस हुआ था हमारे क्षेत्र में, एक मतलब मानसिक रोगी टाइप का इंसान घूम रहा था जो जगह जगह क्षेत्र में ना महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा था, और यहाँ के लोगों ने इकट्ठा होकर उनको रोका है। यहाँ की पुलिस नहीं रोक पाई उन्हें, क्योंकि यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वो घबरा रहे थे कि यार हम 2 लोग बैठे हैं थाने पे, ज़्यादा लोग नहीं हम रात में, तो हम आप किसी सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम क्षेत्र की बात करें, ना ही हमारी साइड से इतनी बड़ी समस्या हो गई थी कि महिला इतना असुरक्षित हो गई थी, इतना असुरक्षित कि हम 4 बजे रात तक हमारे यहाँ पे 300 से 400 लोग इकट्ठा होके वो उस आदमी को ढूंढने में लगे थे। हम अपने स्तर पे सारी चीज़ें कर रहे थे, पर यहाँ से हमें किसी भी तरीके का कोई समर्थन नहीं मिला। ना ही हमारे विधायक ने आके कभी भी एक बार क्षेत्र में आके कि यार आप 15-20 दिन हो गए, कोई एक इंसान आपको इतना परेशान कर रहा है, महिला इतना असुरक्षित है, तो हमारी पुलिस क्या कर रही है? कुछ भी नहीं करा। पुलिस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं एक तरह से, ये कहा जाए। वैसे पुलिस नहीं, पूरी व्यवस्था, पुलिस और व्यवस्था जो है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल में नहीं है सरकार की, आप कहना चाह रहे हैं। हम जब 300 लोग जब वहाँ पे जाके खड़े होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं थाने में, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इतने लोग यहाँ पे इस तरीके की स्थिति में आ रहे हैं, महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, वो व्यक्ति जो है आप उसको बिल्कुल पकड़ नहीं पा रहे। उसको पकड़ा भी अंत में लोगों ने ही है, पुलिस ने नहीं पकड़ पाई है। और उसके अलावा मान लीजिए इतनी समस्या हुई, हम सब जगह हम लोगों ने कंप्लेन करी, थाने पे, ACP ऑफिस, कुछ हो नहीं पाया, कोई समाधान हमें इस तरीके से नहीं मिला कि हमारे सबसे बड़ी चीज़, हमारे ना क्षेत्र का पार्षद आके हमसे एक बार भी रूबरू हुआ कि भैया इस समस्या का मैं समाधान करूंगा। ना ही हमारा विधायक आया, ना ही विधायक के ऑफिस से कोई आया। चलिए आपके पास में समय नहीं है, आप किसी को तो भेज सकते हैं ना कि इतना पीड़ित है अगर कोई क्षेत्र, तो उसका कुछ समाधान निकाले। कोई समाधान नहीं था, समाधान नहीं निकल पाया। उस समय पे मैं उस चीज़ का गवाह हूँ कि हमारे राजू भदौरिया जी रात में 1 बजे वहाँ पे उपस्थित हुए। उन्होंने हर संभव प्रयास किया उस इंसान को पकड़ने में, हमारे साथ में वो स्वयं खड़े हुए। मतलब उनका तो पुलिस पर और व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पे आपका पूरा मुद्दा है कि यहाँ पर वो खत्म है। वैसे इस क्षेत्र का जो व्यापारी वर्ग है, ये कहा जाता है कि 2 नंबर क्षेत्र जो है वहाँ पर व्यापारी बड़े परेशान है, आपको दिखता है क्या ऐसा? बिल्कुल सारे अधिकतर व्यापारी परेशान है। यहाँ चंदाखोरी जो बोली जाती है कि आपकी दुकान है तो आप पैसे दो, भोजन भंडारे करवा रहे हैं, ये हमारे यहाँ का नियम है। भोजन भंडारे और प्रसादी ये सब बहुत चलता है। यहाँ के व्यापारी भीड़ चाहिए तो भंडारा,
पब्लिसिटी करना हो तो भंडारा कर देंगे। कोई आप परेशानी अपनी लेके जाइए ना, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको यहाँ गंदा पानी आ रहा है, कोई परेशानी का सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। आप जाएंगे, आपको एक विधायक जी के पास से पार्षद जी के पास भेजा जाएगा, पार्षद जी किसी और के पास भेजेंगे, कोई और जोन पे भेजेगा, जोन से कहीं कोई भी मतलब किसी भी वर्ग का काम करवाना हो कुल मिला के आपको सुनवाई नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, व्यापारी परेशान है, कुछ साहब कह सुनवाई रहे नहीं हैं। होती ये है। कह रहे हैं व्यापारी परेशान है। हमारे साथ तो जो इंदौर का नाम रोशन करेगा हम उस पार्टी के साथ है, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और किसी पार्टी को समर्थन नहीं है। जो इंदौर का नाम रोशन करेगा वो हमारे लिए सब प्रति, वो शायद कैलाश विजयवर्गीय हो, संजय शुक्ला हो, या महापौर जी हो, या चिंटू चौकसे हो, या रमेश बिंदोला हो, हमारी किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए जो इंदौर का नाम रोशन करेगा वो हमारा सबसे बड़ा नेता। बहरहाल ये बात इन्होंने आखिरी बात कही है कि इंदौर का जो विकास करेगा और इंदौर का जो नाम करेगा उसी नेता को ये पसंद करेंगे। तो बहरहाल 3 तारीख को जब नतीजा आएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में है, कौन सी पार्टी को लोग पसंद करते हैं और मतदाता जो है वो किसके पक्ष में जाता है। नीरज के साथ उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव, इंदौर।